स्वागत है आपका जीएस क्लासेज में। शुरुआत करते हैं आज एक नए सेशन के साथ और एक नए टॉपिक प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और प्राचीन भारत की शिक्षा का स्वरूप कैसा था और प्राचीन काल में शिक्षा के कौन-कौन से ऐसे संस्थान थे जो क्या देते थे, शिक्षा व्यवस्था करते थे और शिक्षा प्रदान करते थे। तो इसी प्रकार आज हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। समय चाहे जो भी रहा हो, शिक्षा का महत्व हमेशा के से क्या रहा है, उत्तम रहा है और शिक्षा ही समाज में बदलाव का क्या रहा, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जैसे भारतीय परंपरा के अनुसार व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, शिक्षा आवश्यक मानी गई है। और इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद ने भी क्या बताया है कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य क्या करता है, केवल उसका आविष्कार करता है। भागवत गीता में क्या बताया गया है, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ज्ञान ही वो मार्ग है जो माया और मोक्ष के बीच को मार्ग को प्रशस्त करती है। ऋग्वेद में शिक्षा की दो व्यवस्था को बताया गया है कि दो पद्धतियां हैं ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद अपने आप में क्या है, जो देवताओं के द्वारा श्रवण माध्यम से बताया गया ग्रंथ है, जिसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ, उसका उदय हुआ है। जिसमें दो पद्धतियां बताई गई है, एक तो दृश्य जो हम देख के जो चीज सीखते हैं, और दूसरा सुनकर यानी कि श्रवण माध्यम से जो हमारा ज्ञान बढ़ाए, उन चीजों को क्या बोला गया है, श्रवण माध्यम। जिसमें ऋग्वेद में दो पद्धतियां बताई गई। फिर प्राचीन भारतीय परंपरा में शिक्षा की जो पद्धति थी वो कैसी थी, जैसे आज वर्तमान में देखें तो हमारे में क्या, हमारे लिए क्या है, प्राइमरी शिक्षा, उसके बाद में हमारी इंटरमीडिएट के शिक्षा, फिर ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा और फिर पीएचडी लेवल की शिक्षा दी जाती है। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में शिक्षा की पद्धति कैसी थी, गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति के द्वारा क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि इसमें गुरु के द्वारा अपने आश्रम में बच्चे को उपनयन संस्कार के बाद, यानी कि जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाती थी, तो वह उपनयन संस्कार के बाद में क्या चला जाता था, गुरु के पास चला जाता था। यानी कि इसमें ब्रह्मचर्य का क्या लिया जाता था, व्रत लिया जाता था। और जो उपनयन संस्कार के बाद में के पश्चात और 24 वर्ष की आयु तक क्या दी जाती थी, शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जो शिक्षा का जो समापन होता था वो किस संस्कार के साथ में होता था, समापवर्तन संस्कार के साथ में क्या होती थी, शिक्षा समाप्त होती थी। और शिक्षा शुरुआत किस उप संस्कार के साथ होती थी, उपनयन संस्कार के बाद, जो कब होता था, 5 वर्ष की आयु में। और समाप्ति कब होती थी, 24 वर्ष की आयु में। किस संस्कार के बाद में, समापवर्तन संस्कार के बाद में क्या होती थी, शिक्षा समाप्त होती थी। और शिक्षा समाप्ति के साथ में उसको जो शिक्षा की यानी कि जो 5 वर्ष से और 24 वर्ष की जो है, उसमें क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, जिसमें 4 वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की शिक्षा दी जाती थी। 14 विद्या दी जाती थी, जिसमें 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। 18 शिल्प की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। अब देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षा के कौन कौन से ऐसे संस्थान थे जो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रचार करते थे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्थान था तक्षशिला विश्वविद्यालय। भरत के द्वारा इसकी क्या की गई थी, तक्षशिला विद्यालय की स्थापना की गई थी। और जिसका प्रशासक किसको सौंपा गया था, तक्ष को। संस्थान में केवल द्विज वर्ग के विद्यार्थी क्या ले सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। को प्रवेश कब मिलता था, वो मिलता था जब बच्चा 16 वर्ष की आयु में प्रवेश कर जाता था, तो उसको इस संस्थान में आने की अनुमति मिल जाती। फिर है काशी, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उसी प्रकार काशी विश्वविद्यालय भी क्या था, उस समय का धर्म शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसमें उपनिषद काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि गढ़वालों ने भी स्थापना में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। तथा इसको शिक्षा के रूप में प्रसिद्धि कुमारगुप्त के शासनकाल में, यानी कि 450 ईस्वी में इसको क्या मिला था, शिक्षा के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली थी। और जहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े जातक कथाओं की शिक्षा दी जाती थी। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ की जब इस मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हुए, तब बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, के द्वारा इस विश्वविद्यालय को क्या नष्ट करवा दिया गया था। और एक ऐसी मान्यता है कि विश्वविद्यालय में एक ऐसी पुस्तकालय था जहाँ पर इतनी किताबें थी कि उसमें आग लगाने के बाद में 6 महीने तक उसमें आग जलती रही। अपने समय में का यह क्या था, एक आवासीय विश्वविद्यालय था। फिर है वल्लभी विश्वविद्यालय, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में क्या है, स्थापित था। और इसके संस्थापक कौन है, मैत्रक वंश के शासक भट्टारक इसके क्या होते, संस्थापक थे। और फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में शिक्षा से जुड़ा हुआ यह भी क्या था, एक मुख्य शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। और देवपाल यानी कि इसी वंश के एक शासक थे, जिनके द्वारा इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली।
और जहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े वज्रयान यानी कि इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र विद्या आदि की शिक्षा दी जाती थी। और यह अपने समय का एक धर्म से जुड़ा, बौद्ध धर्म से जुड़ा क्या था, शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अंततः यह भी क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमण, जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हुए तो उसी के साथ में मोहम्मद गोरी के गुलाम बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट करवाने के बाद में इसके मलबा जो निकला उसके द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार अनेकों ऐसे संस्थान थे प्राचीन काल में जो शिक्षा के और धर्म से जुड़े एक अच्छे अग्रणी संस्थान थे, जहाँ पे विदेशों से बच्चे पढ़ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और प्राचीन काल में शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थान थे, जिनमें से धारा, कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, मिथिला पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा जनक की क्या थी, ये नगरी थी, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन काल में शिक्षा का जो शिक्षा दी जाती थी वो प्राचीन धर्म ग्रंथों यानी कि उपनिषद, जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, वेद है, वेदांतर है आदि की शिक्षा दी जाती थी, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शारीरिक तथा योग व आध्यात्मिक शिक्षा पर क्या दिया जाता था, बल दिया जाता था। और शिक्षा के साथ साथ में यानी कि वेद वेदांत उपनिषद के साथ साथ में बच्चों को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा में भी निपुण बनाया जाता था, ताकि समय आने पर वो अपने धर्म की रक्षा भी कर सके और अपने विवेक से वो धर्म का प्रचार भी कर सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कैसा उसका स्वरूप था, और विभिन्न ग्रंथों में शिक्षा के बारे में क्या क्या अपने अपने विचार समकालीन ग्रंथों में मिलते हैं, और प्राचीन काल में शिक्षा के ऐसे कौन कौन से संस्थान थे जो अच्छी अच्छी शिक्षा देकर एक मानव समाज अंदर अपना योगदान देते थे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए एक सारांश रूप में आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। धन्यवाद।